हेलो बच्चों, राधे राधे, प्रणाम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस क्लास 9th 10th पे। तो जैसा कि अब बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और क्लास 10th के बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शिवांश क्लास 9th 10th लेके आ गया है आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास। और आप लोगों को क्लास 10th का विज्ञान का सभी चैप्टर आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आज हम लोग पहले चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का बम शॉट आपके यूट्यूब पे चला जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग, और आप लोगों को समझाएंगे कि सबसे पहले देख लीजिए हम लोग को इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम लोग इसमें देखेंगे कि अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया क्या हो सकता है, परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने प्रकार का हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होगा। फिर हम लोग को देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे करें। जब रासायनिक अभिक्रिया का पहचान हम लोग को आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को लिखा कैसे जाता है। फिर हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का हो सकता है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया का अलग अलग प्रकार है, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन या फिर विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया देखेंगे। संक्षारण और विकृत दंडिता को देखिए, इस चैप्टर को हम लोग एक ही क्लास में समाप्त करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये रहेगा बम शॉट और आप लोगों को एकदम बेहतरीन समझ में आने वाला है। तो चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट करें। चलिए समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कभी ना कभी तो अनुभव किया होगा, जैसे बर्फ का पिघलना। ठीक है, कभी आपने बर्फ को पिघलते हुए देखा होगा या तो कभी आपने पानी को जमते हुए देखा होगा। ठीक है, और कभी आप लोगों ने देखा होगा कागज को जलते हुए या फिर लकड़ी को जलते हुए, नहीं तो कभी ना कभी आप लोग दही खाए होंगे जिसका निर्माण दूध से होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आखिर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल उसके भौतिक गुण में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे बर्फ पिघल रहा है, तो जब बर्फ पिघल रहा है तो बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा। तो जब बर्फ पिघल के पानी बना तो वहां पर किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, और जब किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे एक भौतिक अभिक्रिया हुई होगी, जैसे बर्फ का पिघलना या फिर पानी का जमना या फिर आम का पकना या फिर कागज का फटना या फिर कागज का मुड़ना या फिर लाइट का बंद होना या फिर चालू होना, ये सब हम लोग के भौतिक परिवर्तन में आ सकता है। ठीक है, और वहीं पर हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है और उसको पुनः वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो हम लोग उसको ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन के नाम से जान सकते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना या फिर लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया की बात होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया देखिए, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O वाटर बना ले रहा है। तो इससे हम लोग को समझ में आया कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप लोग को नोट चाहिए तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, बाकी आप लोग समझ तो गए होंगे। एक बार हम इसको भी पढ़ देते हैं। सबसे पहले देखिए भौतिक परिवर्तन लिखा हुआ है। परिवर्तन क्या होता है, तो परिवर्तन का होना जरूरी है और हर समय परिवर्तन होता रहता है। कुछ परिवर्तन मंद होता है, कुछ परिवर्तन तीव्र होता है, कुछ भौतिक होता है तो कुछ रासायनिक होता है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक होता है तो कुछ कृत्रिम होता है। तो हम लोग यहाँ पे मेन परिवर्तन को लेके आए हुए हैं, जो कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ है। आप लोग का समय नष्ट न करते हुए हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, लिखा है ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तथा
हमें उसे उसी अवस्था में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर मोम पिघल गया तो मोम पिघल के आम तो बन नहीं जाएगा, मोम पिघल के मोम ही रह जाएगा, ठीक है। अगर लाइट चालू कर दिए तो फिर वो बंद हो सकता है, कागज मोड़ दिए तो फिर से वो सही हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखा है, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है तथा उसको पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी जैसे कि कागज का जलना, जब कागज का दहन होगा कागज जल के राख में बदल जाएगा तो फिर राख से आप पुनः कागज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। वहीं पर दूध का दही में बदलना, जब दूध दही में बदल जाएगा तो ये भी एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर लिखा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना दिया। वहीं पर आप Na प्लस HCl को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी मुक्त हो जाएगा। तो अगर आप HCl नहीं सिर्फ Cl मिला देंगे तो NaCl का खाली निर्माण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग और आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, तो आप लोग वो समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। एग्जांपल हमारा रहेगा कि कागज का दहन, कागज का दहन। तो ठीक है, कागज का दहन, दहन मतलब होता है जलना। जब कागज जलेगा, मान लीजिए कोई पेपर है, जब ये बर्न होने लगेगा, ये जलने लगेगा, तो जब ये पेपर जल जाएगा तो पेपर को जलने से पहले इसका रंग दूसरा होगा और जलने के बाद उसका रंग दूसरा हो जाएगा, ठीक है। जलने से पहले इसका तापमान कुछ दूसरा होगा और जलने के बाद उसका तापमान कुछ दूसरा हो जाएगा। जलने के पहले इसका कुछ अवस्था अलग होगा और जलने के बाद कुछ अलग हो जाएगा। जलने से पहले इसमें से कोई भी गैस का निष्कासन नहीं होगा, कोई भी गैस नहीं निकलेगा, लेकिन जलने के बाद इसमें से गैस निकलेगा। चाहे वो मोमबत्ती हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, चाहे कागज हो, ठीक है। अगर उसका दहन हो रहा है तो वो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो अभी हम बताएं कि क्या क्या बदल जाएगा। तो उसका रंग में परिवर्तन आ जाएगा, उसके ताप में परिवर्तन आ जाएगा, उसका अवस्था परिवर्तन हो जाएगा और उसमें से गैस का भी निष्कासन होगा, ठीक है। तो अवस्था में मतलब अलग अलग तरीके से परिवर्तन हो सकता है। जैसे ठोस अवस्था हो सकता है, द्रव्य अवस्था हो सकता है और गैस अवस्था हो सकता है, ठीक है। ताप टेम्परेचर भी बदल सकता है और रंग भी बदल सकता है। उम्मीद है बच्चों की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा तो आप लोग उसको पहचान पाएंगे इस स्टेप से, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और आगे की ओर चलेंगे तो फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है और ये रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखा हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया है और ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर है माइनर, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र के रूप में लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र, संकेत या प्रतीक के रूप में लिख देना है क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद होता क्या है, अभिकारक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलते हैं उत्पाद को, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कोई रासायनिक समीकरण हम लिख दे रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक रासायनिक समीकरण हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमको कार्बन का सूत्र, ऑक्सीजन का सूत्र और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र पता था, तभी हम यहाँ पर इसको लिख पाए। आप सूत्र बोलिए, प्रतीक बोलिए, संकेत बोलिए, आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे, ठीक है। अब उससे भी पहले हमने कुछ इसको बाएं तरफ कुछ लिखा और कुछ दाहिने तरफ लिखा, तो ऐसा क्यों होता है, तो उसी के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक क्या होता है, तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या फिर वे पदार्थ जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है वो वो अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जिसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया में देखिए ये भाग ले रहा है पहले या फिर इसके में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये अभिकारक है और ये हमेशा बाएं तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड।
उत्पाद या फिर प्रोडक्ट क्या होता है, लिखा है भैया वे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है तथा दाहिने तरफ होता है। तो देखिए इस कार्बन और ऑक्सीजन में अभिक्रिया हुआ और अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग को उत्पाद या फिर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो चुका है। तो अब हम लोग समझते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने से पहले क्या क्या चीज है। सबसे पहले आपको उसका संकेत सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। हमेशा हम लोग ध्यान देंगे कि बाएं तरफ हम लोग लिखेंगे किसको, अभिकारक को, और दाहिने तरफ लिख देंगे उत्पाद को। एक से अधिक अभिकारक होगा तो उसके बीच में हम लोग धन का चिन्ह लगा देंगे, और एक से अधिक अगर उत्पाद भी होगा तो उसके बीच में मान लीजिए हम लोग धन का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम लोग तीर का निशान लगा देंगे, एरो का साइन लगा देंगे, और इस तरीके से हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया का कुछ लाभ और हानि भी हो सकता है। रासायनिक समीकरण को लिखने से यही लाभ है कि हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कम स्पेस में हम लोग उसको आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, और रासायनिक समीकरण से हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने से हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि हम लोग में कौन कौन सा अभिकारक भाग ले रहा है और कौन कौन सा उत्पाद बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या क्या नहीं पता चल पाता, जैसे कि वो अभिक्रिया कितने कितना उष्मा पर हो रही है, ये सब हम लोग को उसका नहीं पता चल पाता, या फिर उसका अवस्था कौन सा है वो भी हमें पता नहीं चल पाता। चलिए तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे अब कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग धातु को करेंगे, फिर अधातु को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे, और फिर देन हाइड्रोजन को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या धातु है। तो देखिए हाइड्रोजन तो धातु है नहीं, हाइड्रोजन तो वो अलग से उसको लिखे आए हैं, ऑक्सीजन को भी अलग से। तो बचा क्या, कैल्शियम। तो कैल्शियम देखिए, कैल्शियम इधर एक है और इधर भी एक है। अब देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग इसलिए संतुलित करते हैं कि क्लास 9 में हम लोग एक नियम पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, द्रव्य का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और द्रव्य को न तो नाश किया जा सकता है, अर्थात केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आप अगर 8 किलो गेहूं लेके गए तो आपको 8 किलो आटा, मतलब 8 किलो गेहूं लेके गए तो 8 किलो आटा आपको मिलना चाहिए। यानी हम लोगों का जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोगों का इक्वेशन जो होगा बैलेंस होगा। तो हम लोग देखते हैं हम लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लोग के राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है, एक और इधर दो, तो इधर 3 हाइड्रोजन है और इधर 2, यानी ये बराबर नहीं है। कैल्शियम तो ठीक है, कैल्शियम बराबर है। नाइट्रोजन इधर एक है और इधर मान लीजिए नाइट्रोजन 2 है, तो बराबर नहीं, तो बराबर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे सबसे पहले धातु यानी जो मेटल है वो बराबर है कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अधातु और फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। जिसके लास्ट में एम आएगा यानी म का आवाज आएगा वो धातु होगा अधिकतर, और जिसके लास्ट में न का साउंड आएगा वो अधातु होगा, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम धातु है, तो इधर एक है और इधर भी एक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन मेटल यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की संख्या इधर 1 है और इधर कितना है, 2 है। तो देखिए नाइट्रोजन उधर 2 है, तो अब इधर कम है, तो जिधर कम है उधर मल्टीप्लाई करके बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए, अब इधर देखिए नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। जब भी हम लोग कोई स्टेप लेंगे तो फिर से पहले स्टेप पर आ जाएंगे, देखेंगे कैल्शियम इधर बराबर है, इधर भी बराबर है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन इधर बराबर है, इधर भी बराबर है, और फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन। तो 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन और 6 2 8, और इधर 3 दूनी के 6 और 6 1 7 है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन भी देखिए 2 ऑक्सीजन इधर और 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन इधर, 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया, और इधर भी 3 दूनी के 6 और 6 2 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। अब फिर हम लोग देखेंगे फिर से कैल्शियम बराबर है, ठीक है, इधर भी बराबर है, ठीक है। फिर अधातु नाइट्रोजन बराबर है, इधर भी बराबर है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखिए बराबर हो गया उधर भी और इधर भी। फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए कितना है, 2 और 2 4, और इधर कितना है 2 दूनी के 4। तो हम लोग का ये समीकरण संतुलित हो गया। अभी भी आप लोग को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब हम लोग इससे समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा है NaOH
प्लस H2SO4, यानी यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो गया है और बन क्या गया है Na2SO4 और H2O। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम, धातु क्या है हम लोग का सोडियम, सोडियम का संख्या इधर कितना है 1 और इधर कितना है 2, तो हम लोग का सोडियम संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग धातु को संतुलित कर लेते हैं और अपने सोडियम को संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा करवा देंगे। अब जब 2 से गुणा हो गया तो 2 इधर भी सोडियम हो गया और इधर भी 2 सोडियम हो गया। इसके बाद कोई आप लोग को धातु दिख रहा है? ठीक है, नहीं तो सल्फर। उसके बाद देखिए और धातु क्या है, सल्फर है। तो देखिए सल्फर का संख्या इधर कितना है, इधर है 1 और इधर भी है 1, तो ये बराबर है। उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन का संख्या इधर कितना है 4 और 4 2 6 और इधर कितना है 4 और 1, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 4 2 6, ऑक्सीजन भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का कितना, अरे हाँ हाइड्रोजन का कितना संख्या है, तो हाइड्रोजन का देखिए 2 और 2 4 और इधर 2 दूनी के 4, तो अब देखिए ये भी बराबर हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो आप लोग को इससे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हम लोग तीसरे वाले एग्जांपल से देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर NaCl साधारण नमक लिया गया है और उसका अभिक्रिया AgNO3 से करवा दिया गया है और प्राप्त हम लोग को हुआ है AgCl और NaNO3। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग का धातु क्या है, तो जिसके लास्ट में म का साउंड आ रहा है वो धातु है, जिसके लास्ट में N का साउंड आ रहा है वो अधातु है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग का सोडियम, जो सोडियम है म का साउंड आ रहा है यानी Na का संख्या इधर कितना है 1 है और इधर Na का संख्या कितना है 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखेंगे किसका, अधातु का। क्लोरीन का संख्या इधर कितना है 1 है। ठीक है, इधर भी कितना है 1 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्गन, आर्गन Ag का संख्या इधर कितना है 1 है, इधर भी कितना है 1 है। नाइट्रोजन का कितना संख्या है 1 है, ये 1 है। ऑक्सीजन का 3 है, 3 है। ओ, ये हम लोग को उल्लू बनाना था, ये पहले ही से संतुलित है, इसको संतुलित करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग को 3 ठो करके नहीं समझ में आया तो अब हम लोग देखेंगे चौथे वाले से इसको कैसे संतुलित किया जा सकता है। तो देखिए बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो गया है, बना क्या है बेरिलियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले धातु बेरिलियम, तो Ba कितना है 1 है और इधर भी कितना है 1 है, यानी संतुलित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लोरीन 2 है और इधर कितना है 1 है, तो क्लोरीन को हम लोग क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। अब क्लोरीन भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। उसके बाद सल्फर का संख्या कितना है 1 है, इधर भी कितना है 1 है। उसके बाद देन हम लोग जाएंगे किस पर, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन का संख्या इधर कितना है 4 और इधर भी कितना है 4। उसके बाद हम लोग जाएंगे हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन का संख्या इधर कितना है 2 और इधर भी कितना है 2। अब जाके हम लोगों का रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अगर आप लोगों को अभी भी संतुलित करना नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और हम आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के लिए 2 मिनट में जोरदार ट्रिक बता देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं और आगे और देखते हैं हम लोग का कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का क्या प्रकार है। इसमें हम लोग देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उष्माशोषी उष्माक्षेपी अपचयन ऑक्सीकरण रेडॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जो लिखे हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए बच्चों, नाम ही है क्या, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब संयोग करना, संयोग मतलब जुड़ना। ठीक है, तो इसको हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन जोड़कर क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ के क्या बना दिए, H2O। सोडियम और क्लोरीन जोड़कर क्या बना दिए, NaCl। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जोड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कह सकते हो। दूसरा क्या है भाई, वियोजन। वियोजन मतलब होता है ब्रेक डाउन होना यानी टूटना। ठीक है, तो ये टूटना क्या होता है, तो देखिए ठीक इसी संयोजन का उल्टा हो जाएगा। क्या लिखा है, जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं वह क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। देखिए सेम यही एग्जांपल है, इसी को उलट के हमने लिख दिया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का निर्माण कर देगा। तो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर या फिर अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर देता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे रहा है तो वही क्या है, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा।
उसके बाद वियोजन को ही हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। और अपघटन अभिक्रिया हम लोग को 3 प्रकार का दिया हुआ है, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन या फिर विद्युत वियोजन या फिर प्रकाशीय अपघटन। ये अपघटन अभिक्रिया भी पूछ सकता है आप लोगों से पेपर में। तो देखिए, ठीक जैसा नाम वैसा ही काम, कोई भी हम लोग यहाँ पर रटने के लिए नहीं आए हैं और न ही नोट्स को लंबा चौड़ा लिखवाने के लिए आए हैं। सबसे पहले देखिए, उष्मीय वियोजन या फिर उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या है। वो वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के उपस्थिति में होगा उष्मीय वियोजन कहलाएगा। जैसे देखिए CaCO3 यहाँ पर टूट रहा है, किसके वजह से, उष्मा की वजह से, CSO और CO2 में। तो ये जो वियोजन है ये उष्मीय वियोजन है, उष्मा के कारण हुआ। प्रकाश वियोजन क्या है, वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश के कारण होता है। जैसे AgCl के ऊपर जब प्रकाश डाला जाएगा तो Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। विद्युत वियोजन क्या लिखा है, वह वियोजन जो विद्युत के कारण होता है विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे जब जल में विद्युत को डाला जाता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और टूटना ही तो क्या है, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब और आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं और भी रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, उसके नाम से उसका परिभाषा बना लो। उष्माक्षेपी यानी उष्मा किसी अपना गलती किसी दूसरे के ऊपर छेप दो, तो वहां गलती तो है नहीं, वहां है उष्मा। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी रिलीज होता है, उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कोई भी है A+B आपस में जुड़ा और AB उत्पाद तो बना ही और उत्पाद के साथ हीट यानी उष्मा भी रिलीज हो गया, तो वो अभिक्रिया उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद देखिए, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उष्मा शोषी यानी उष्मा को सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनेगा ही, लेकिन उत्पाद बनने के लिए उष्मा का आवश्यकता होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए क्या उष्मा की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे A+B उसके साथ साथ हीट का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए उष्मा का आवश्यकता होता है, वो उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद देखिए दिया है बच्चों विस्थापन। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो जिसमें क्या लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है सोडियम और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, ज्यादा पावरफुल तत्व है। जो ज्यादा पावरफुल होता है वो अपने कम पावरफुल को हमेशा क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। इसलिए पढ़ो लिखो और ज्यादा पावरफुल बनो और अपने से कमजोर लोग को हटाओ मत, लेकिन उनको और आगे बढ़ा दो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो सोडियम है वो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है और उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। उसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से ही याद होगा, कोई भी रटने का जरूरत नहीं है। देखिए सोडियम इसको विस्थापित किया और इसका स्थान ग्रहण कर लिया NaCl, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है बच्चों, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विस्थापन 2 बार हो या फिर जिसमें आयनों के आदान प्रदान से क्या हो, उत्पाद का निर्माण हो, उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड NaSO4 सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पर देखिए जो Ba है वो विस्थापित होकर SO4 के पास चला जा रहा है, और तो यहाँ पर विस्थापन 1 बार हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए ये इसके पास आ जा रहा है, यानी यहाँ पर विस्थापन 2 बार हो रहा है। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका नाम है द्विविस्थापन, जहाँ विस्थापन 2 बार होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या फिर आयन के आदान प्रदान से, Na के ऊपर प्लस आयन है, Cl के ऊपर माइनस आयन है, आयन के आदान प्रदान से जिसमें उत्पाद का निर्माण होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग और आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बिना रटे इसको समझते हैं और देखते हैं कैसे ये समझ में आएगा। ऑक्सीकरण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन, और इसको बोला जाता है रिडक्शन, और इसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण क्या है, ठीक है, तो ऐसा अभिक्रिया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन निकले, वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, या फिर हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहला सकता है, ऑक्सीकरण कहला सकता है। अपचयन क्या है या फिर रिडक्शन क्या है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास, यानी ठीक इसका उल्टा, ठीक है।
तो देखिए जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन जोड़ दिया जाएगा तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो, या तो ऑक्सीजन निकले या तो हाइड्रोजन जुड़े, वो कहलाएगा अपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले वो कहलाएगा उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का एक और नाम है उपचयन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखिए लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन जोड़ दिया गया तो लेड अलग हो जाएगा और जल का निर्माण अलग हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग लास्ट पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि हमारा भी थकान दूर है और आपका भी थकान दूर है। लास्ट टॉपिक क्या बचा है, संक्षारण और विकृत गंधिता। शॉर्टकट में लिख दिए हैं इसको, फटाक से आप लोग समझ भी जाएंगे। संक्षारण क्या है, तो आप लोग देखे होंगे आप लोगों के आसपास बहुत सी वस्तुओं में क्या होता है, जंग लग जाता है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में मूर्छा उर्चा या फिर आयरन रस्टिंग के नाम से जानते होंगे। तो क्या होता है कि जब भी कोई धातु अम्ल आद्रता के संपर्क में आता है, तो जब वो अपने संपर्क में आता है तो उसका एक एक परत क्या होने लगता है, घिसने लगता है और इस संक्षारित होने लगता है। और जब कोई धातु संक्षारित होने लगता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण के नाम से जान सकते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर लोहे में जंग लगना, ठीक है। उसके बाद विकृत गंधिता क्या है, तो जब कोई खाने वाला चीज, चाहे तेल वसा युक्त खाने वाला कोई चीज, जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो खाने योग्य नहीं रह जाता, उसका स्वाद, रंग और गंध बदल जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग चीजों को प्लास्टिक में पैक करते हैं, गर्म करते हैं, प्रशीतन ठंडा करते हैं, और फिर हम लोग उसको उसके अंदर गैस भर के उसको सुरक्षित रख सकते हैं, तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, इत्यादि चीज करके हम लोग उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और संक्षारण से बचाव के लिए हम लोग पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, ताकि कोई भी वस्तु हम लोगों का जल्दी संक्षारित या फिर संक्षारण से दूर रह सके, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारे परिवार को और बड़ा करेंगे, और रोज लगातार वीडियो आता रहेगा। आज पहला दिन था और पहला बम शॉट आप लोगों के साथ है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये बम शॉट कैसा लगा। राधे राधे।